पहले आप ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ट्वीट पढ़िए। सेनेटरों, सांसदों, मंत्रियों और अन्य नेताओं के साथ लंबी बातचीत के बाद मैंने ये फैसला किया है कि देश के भले के लिए, खासकर इस बहुत खतरनाक समय में, वर्ष 2027 के लिए हमारा सैन्य बजट $1 ट्रिलियन नहीं बल्कि $1.5 ट्रिलियन होना चाहिए। अब जरा रुकिए और इस बयान का मतलब समझिए। 3 जनवरी को अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स 1 ने वेनेजुएला में घुसकर राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को अगवा किया। इस ऑपरेशन में कुल 56 जवान मारे गए, जिसमें 24 वेनेजुएला के और 32 क्यूबाई सोल्जर्स शामिल थे, जो राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात थे। इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ। सवाल ये है, ये सब कैसे हुआ? आज अमेरिका का सैन्य खर्च करीब $1 ट्रिलियन के आसपास है, लेकिन $1.5 ट्रिलियन का मतलब है एक ही साल में 50% से ज़्यादा बढ़ोतरी। तुलना करें तो ये बजट चीन के रक्षा बजट से करीब 5 गुना और रूस से लगभग 10 गुना ज़्यादा है, और भारत के पूरे राष्ट्रीय बजट का लगभग 2.5 गुना। अगर ऐसा बजट मंजूर होता है तो अकेला अमेरिका दुनिया के कुल सैन्य खर्च का लगभग आधा खर्च करेगा। यही वजह है कि $1.5 ट्रिलियन सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने वाला और चिंताजनक संकेत है। अब बात करते हैं बीते 48 घंटों की। अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक रूसी झंडे वाले तेल टैंकर मरीनेरा को अपने नियंत्रण में लिया है। अमेरिका का आरोप है कि ये जहाज़ वेनेजुएला से प्रतिबंधित तेल ले जा रहा था और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। ये टैंकर लंबे समय से अमेरिकी निगरानी में था और इसे खुले समुद्र में रोका गया। जहाज़ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रू मौजूद था, जिसमें 3 भारतीय नागरिक भी शामिल बताए गए हैं। इस क्षेत्र में रूसी नौसेना के जहाज़ और पनडुब्बियां भी मौजूद थीं। रूस ने इस कार्रवाई को अवैध और समुद्री डकैती बताया है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया है। फिलहाल रूस की ओर से कोई सैन्य जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है। अब चलते हैं ईरान की ओर। अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले ही आर्थिक संकट और गंभीर गृहयुद्ध जैसे हालात झेल रहे ईरान पर अब अमेरिका ने दबाव और बढ़ा दिया है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है और मध्य पूर्व में अपने समर्थित गुट हिजबुल्ला के जरिए अस्थिरता फैला रहा है। वहीं ईरान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि प्रतिबंधों से देश गंभीर मानवीय संकट झेल रहा है, लेकिन साथ ही ये भी साफ किया है कि ईरान किसी भी दबाव या धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। अब आर्कटिक और ग्रीनलैंड की कहानी। आर्कटिक में चीन और रूस की गतिविधियों का हवाला देकर अमेरिका जो कर रहा है वो सुरक्षा से ज्यादा विस्तारवादी नीति का संकेत देता है। सच्चाई ये है कि रशिया आर्कटिक में दशकों से मौजूद है और चाइना की सैन्य मौजूदगी सीमित है। इसके बावजूद अमेरिका इस खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है ताकि ग्रीनलैंड पर अपने बढ़ते दबाव को सही ठहराया जा सके। ग्रीनलैंड पहले से ही डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और पिठुफिक एयरबेस के जरिए आर्कटिक क्षेत्र पर निगरानी होती है। फिर भी अमेरिका अब सिर्फ मौजूदगी नहीं बल्कि नियंत्रण चाहता है। सच ये है कि बर्फ पिघलने से नए समुद्री मार्ग खुल रहे हैं और दुर्लभ खनिज संसाधन भविष्य की ताकत बनते जा रहे हैं। यहीं से टकराव शुरू होता है। यूरोप, खासकर डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस साफ कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। उनके लिए ये सिर्फ जमीन नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और नेटो की एकता का सवाल है। इसके जवाब में अमेरिका ने दबाव की राजनीति तेज कर दी है। अमेरिका ने हाल के वर्षों में लगभग 60 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से खुद को अलग कर लिया है। ये संकेत देता है कि वो बहुपक्षीय सहयोग से हटकर एक तरफा शक्ति नीति अपनाने की दिशा में बढ़ रहा है। सवाल ये है कि क्या यूरोपियन यूनियन और नेटो मिलकर अमेरिका का विरोध कर पाएंगे? राजनीतिक तौर पर शायद नहीं। सैन्य और सामरिक तौर पर यूरोप आज भी अमेरिका पर निर्भर है। यही वजह है कि विरोध बयान तक सीमित है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं। ग्रीनलैंड का अमेरिका में औपचारिक विलय पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमेरिका धीरे धीरे ऐसे हालात बना रहा है जहां ग्रीनलैंड बिना अमेरिका के कुछ न कर सके। यानी ये कहानी कब्जे की नहीं, नियंत्रण की है, और यही बात इसे खतरनाक बनाती है।